क्लास लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी और हमने देखा बेसिकली उसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से जो है उसके अंदर सेपरेशन होती है। देन हमने देखा कि उसकी कॉलम पैकिंग हम किस तरह से करते हैं, कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं जिनके जरिए हम कॉलम की पैकिंग करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करते हैं। और एट दी एंड जो था वो हमने उसकी एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो थे वो डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की हम सेपरेशन जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताऊं तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एडसॉर्बेंट पैक करते हैं। देन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के अंदर हमारा जो भी सैंपल कंपोनेंट होता है उनकी जो है वो इंटरेक्शन की बेस पे, उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे, उनकी पोलैरिटी की बेस पे सेपरेशन होती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल थोड़ा सा इसलिए यहाँ से डिफरेंट है कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होता है वो कोई भी ऐसी रेजिन होती है जो क्या करती है, आयन की एक्सचेंजिंग करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना सैंपल जो भी हमारा होता है वो सैंपल हम अपने उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स के अंदर देखा कि हम अपना सैंपल का जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर करते हैं। देन हम उसको क्या करते हैं कि आयन अपने इस कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इट्स मीन कि ये जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप है स्पेसिफिकली यूज होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ आयन्स। मतलब मोस्टली जो हम इसको प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं इस टेक्निक को, वो अपने हमारे पास जो डिफरेंट सैंपल होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट आयन्स मौजूद होते हैं उन आयन्स की सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। बेसिकली liquid solid chromatography, it is that form of liquid solid chromatography in which the stationary phase is an ion exchange resin most of the ion exchange resin consists of an insoluble polystyrene organic polymer cross-linked by polystyrene cross-linked polymer cross-linked with divinyl benzene cross-linked with divinyl benzene with a large number of ionic group with large number of ionic group। ठीक है, बेसिकली ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या कि हमने क्या कहा कि जिसके अंदर ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, मीन्स क्या कि हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है और जब हम अपना मोबाइल फेज यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है। आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है कि उसके साथ क्या होता है कि कोई भी जो बेसिकली मोस्टली जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन है वो किस पे कंसिस्ट करता है कि जो पॉलीमर उसके साथ होता है, पॉलीस्टाइरीन क्रॉस लिंक्ड विद पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड विद डाइविनाइल बेंजीन के साथ, और जिसके साथ क्या लगे हुए थे, कोई भी आयनिक ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, अगर हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करें तो कैटायन अटैच होगा, और अगर हम एनाइन एक्सचेंज रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पॉलीमर है, ये जो रेजिन है, इसके साथ कोई एनाइनिक ग्रुप लगा होगा जो क्या करेगा कि हमारे पास जो सैंपल है, मिक्सचर है, उसके अंदर जो आयंस मौजूद हैं उनके साथ जो है वो एक्सचेंजिंग करेगा और हमारे क्या है सैंपल कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी। ठीक है,
अच्छा, दीज आयनिक फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड आयनिक ग्रुप। जो भी हमारे पास आयनिक ग्रुप्स अटैच हुए हुए होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ग्रुप्स भी कहते हैं, एक्टिव साइट्स भी कहते हैं, या एक्टिव ग्रुप्स कहते हैं। एक्टिव साइट्स या एक्टिव ग्रुप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सेपरेशन के अंदर मेन रोल जो है वो यही आयनिक ग्रुप प्ले करते हैं, क्योंकि यही आयनिक ग्रुप क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनके साथ एक्सचेंजिंग इन्हीं आयंस की होगी जो हमारे पास क्या है, हमारी रेजिन के साथ अटैच हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कैटायन एक्सचेंज की रेजिन की, कैटायन एक्सचेंज, ठीक है, ये हमारे पास कैटायन एक्सचेंज है, और ये हमारे पास एनाइन एक्सचेंज है। एनाइन एक्सचेंज की अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास क्या है, X माइनस प्लस ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास X है वो सैंपल के अंदर जो आइन मौजूद है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैंपल आइन। R जो है वो हमारी रेजिन, जो हमने कहा क्या कहा कि यूजुअली पॉलीस्टाइरीन और डाइविनाइल बेंजीन से बनी हुई होती है, वो हमारी क्या है, R जो है हमारी आयनिक साइट ऑफ द एक्सचेंजर। R जो है वो रेजिन को शो कर रहा है बेसिकली, और Y जो है वो हमारे किस चीज़ को शो करता है, मोबाइल काउंटर आइन को। ठीक है, काउंटर आइन, काउंटर आइन मीन्स क्या होगा, जो हमारा एक्सचेंज होगा। अब अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लियर हो रहा हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक्स पॉजिटिव कोई भी हमारे पास क्या है, कैटाइन है जो हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है, जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है जो हमने कॉलम के अंदर पैक किया हुआ है, जिसके साथ क्या है, ये हमारी कोई भी रेजिन है काउंटर आइन जिसके साथ अटैच हुआ है वाई पॉजिटिव, तो हमारे कॉलम के अंदर से जब ये पास आउट होगा तो ये क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आइन है ये क्या करेगा, इस आइन को जो है वो रिप्लेस करेगा और इसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या करेगा कि पूरे कॉलम के अंदर ट्रेवल करता रहेगा, और एट द एंड क्या होता है कि एक जगह पे ये बाइंड हुआ, देन हमारा जो है वो मोबाइल फेज आया, मोबाइल फेज उसको रिप्लेस करेगा, इसकी पोजीशन पे मोबाइल फेज आ जाएगा, देन ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाली जो हमारे पास रेजिन, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉलम होता है, कॉलम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारा इक्विलिब्रियम के स्टेप्स जो है वो जनरेट होते रहते हैं। हमारा जो भी मोबाइल फेज सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के अंदर जितनी भी ये साइट्स मौजूद है वहाँ पे जो है वो अपने आइंस को एक्सचेंज करते रहते हैं, और इस तरह से ही वो क्या करते हैं, पूरे कॉलम के अंदर ट्रैवल करते हैं और हमारे पास क्या हो जाते हैं, इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा जो हमारे पास सैंपल कंपोनेंट है उसके अंदर कितने टाइप्स के आइंस मौजूद हैं, मतलब मल्टी, सम टाइम होता है कि सिर्फ सिंगल चार्ज है, डबल मल्टी, सिंगल कैटाइन है, मल्टी कैटाइन है, मल्टी वेलेंट है या सिंगल वेलेंट है, ये वो डिपेंड करेगा कि उसकी बेस पे क्या होगी कि सेपरेशन होगी कि हमारे पास या फिर सेकंड हो सकता है कि हम कहते हैं कि साइजेस की बेसिस पे भी क्या होती है, अट्रैक्शन जो डेवलप हो रही है हमारी रेजिन के साथ हमारे कंपोनेंट्स की, तो उसकी बेस पे क्या हो जाता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव होता रहता है, देन दोबारा वो इल्यूट होकर हमारे मोबाइल फेज में आएगा, मोबाइल फेज से अगेन जो है वो क्या करता है, हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ अटैच होगा। इस तरह से वो पूरे कॉलम में ट्रैवल करते हैं और एट द एंड हमारे पास क्या हो जाते हैं, इल्यूट होते हैं और सेपरेटेड फॉर्म के अंदर हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इसी तरह से हम या उसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं जैसे हमारे पास हम सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर परफॉर्म करते थे। इसके अलावा हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन की अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जनरल लिखी है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स जो है वो कैटायन की अगर मैं बताऊं, ठीक है, इसके अंदर है हमारे पास 2RS3 पॉजिटिव। अब अगर ये हमारे पास क्या है, हमारा पास सोल्यूशन है जिसके साथ ये एक्सचेंजिंग हो रही है, तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, ठीक है, 2RS3 2 है।
है। अब यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है कि ये वाले जो थे हमारे पास सैंपल के अंदर हमारे पास ये जो आयंस मौजूद थे इसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और जिसकी एग्जाम्पल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिन्स भी होती है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से ये दो एग्जांपल्स हमारे पास कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स की। एनायन एक्सचेंज रेजिन्स की अगर मैं एग्जांपल लिखूं, प्लस हमारे पास क्या है, कोई भी एक जो है हमारे क्या शो कर रहा है, कंपोनेंट्स का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इसके साथ हमारा 8 एच हो गया, बल्कि यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं है तो हम सिंपल ही लिख लेंगे। ब्रैकेट्स की ये हमारे पास क्या हो गए, आयंस की एक्सचेंज की एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। प्लस OH नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो हमारे पास RNH3OH, जनरल इसकी एग्जांपल लिखनी थी, एक्सचेंजिंग होगी तो ये हमारे पास इसी तरह से ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स की एग्जांपल है। मैकेनिज्म ऑफ एनायन एक्सचेंज का अगर बताया जाए तो सिंपल वही कि हम क्या करते हैं, अपना कॉलम की पैकिंग करेंगे। कॉलम की पैकिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सैंपल को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन क्या करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन के हम कैटाइन की सेपरेशन कर रहे हैं, एनायन की सेपरेशन कर रहे हैं, तो कैटाइन और एनायन एक्सचेंज है और थ्रू आउट द कॉलम होंगे। और डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन विद द रेजिन्स हमारे पास क्या होंगे, जो डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद है हमारे सैंपल के अंदर, उनकी सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, एक और जो वर्ड यूज होता था, अब जो मैंने प्रॉपर जब प्रिंसिपल लिखा तो हमने जो था वो एक्टिव साइट्स का बात की, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स की बात की। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी रेजिन होती है उसकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो रेजिन है उसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है। तो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि एक किसी भी जो हमारे पास रेजिन हम यूज़ कर रहे हैं अपने आयंस की सेपरेशन के लिए, उसके ऊपर कितने एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, कितने ऐसे एक्टिव साइट्स हैं जो क्या करती हैं सेपरेशन के अंदर या आयंस की एक्सचेंजिंग के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारे आयन एक्सचेंज जो भी रेजिन है या जो भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो बेसिकली क्या है, एन आयन एक्सचेंज रेजिन मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ एक्टिव ग्रुप, दिस इज कॉल्ड the number of active functional groups the number of active functional groups present in an ion एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। किसी भी एक रेजिन के ऊपर कितने नंबर ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं वो उस रेजिन की आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो है हम फार्मूला जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए।
ओवर W, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो बेसिकली यूज़ होता है कि हमारे पास जो भी रेजिन है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग बेसिकली क्या है कि दो मेन फैक्टर्स होते हैं या दो मेन जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करती है, जिसके अंदर फर्स्ट वन आती है नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयंस, कि जो भी हमारे पास रेजिन है उसके अंदर जो हमारे पास आयंस मौजूद हैं उनकी क्या नेचर है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयंस मीन्स क्या कि जो भी हमारे पास हमारी रेजिन है उसके साथ कौन से टाइप के एक्सचेंजिंग आयंस अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। जिस टाइप के भी आयन अटैच हुए हुए होंगे वो क्या करेंगे, सेपरेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी रेजिन मौजूद है जिसके ऊपर क्या है कि कोई भी आयन है हाईएस्ट चार्ज के साथ, तो वो क्या करेगा कि मेनली जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास आयन रेजिन है हमारी वो क्या है, परफेक्ट है। इफ़ वी कंपेयर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ द सेम साइज, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द आयनिक चार्ज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमिन देयर कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द व्यू द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंजिंग विद हाइड्रोजन आयंस अमंग केटाइन हैज़ बीन फाउंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब क्या कि किसी भी आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही फास्टली जो है या उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आयंस की एक्सचेंजिंग के अंदर। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी रेजिन है जिनके अंदर हम कहते हैं कि सेम नंबर जो हमारे पास केटाइंस अटैच हुए हैं या एनाइंस या केटाइन जो हमारे पास सैंपल के अंदर मौजूद हैं या रेजिन्स के साथ अटैच हुए हैं वो सेम चार्ज के हैं, तो बेसिकली जो सेपरेशन बेस करेगी कंपोनेंट्स की वो किस चीज़ पे बेस करेगी या डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो सैंपल के अंदर आयंस मौजूद हैं या फिर हमारी रेजिन के साथ जो आयंस अटैच हुए हैं साइजेस की बेसिस पे जो है वो सेपरेशन होगी। जो भी हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि आयंस विद द स्मॉलेस्ट हाइड्रेटेड रेडियस इज मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द रेजिन्स। अगर हमारे पास क्या है कि हमारे सैंपल के अंदर ऐसे आयंस मौजूद हैं जिनका साइज़ जो है वो स्मॉल है, तो वो हमारी रेजिन के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होंगे और वो स्लोली ट्रैवल करेंगे, बाद में ल्यूट होंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोज आयन जिनके ऊपर हम कहते हैं कि अगर सेम चार्जेस के आयन है लेकिन क्या है कि साइज़ के लिहाज से वो डिफरेंट है, तो ऐसे कंपोनेंट जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होगा तो वो लूजली जो है वो हेल्ड होंगे स्टेशनरी फेस के साथ और वो फास्टली ट्रैवल करेंगे और वो जल्दी इल्यूट होंगे। इसी तरह से हमने क्या कहा कि चार्ज की बात की, तो जो मल्टी चार्ज आयन होते हैं वो फास्टली ट्रैवल करेंगे, वो जल्दी इल्यूट होंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके ऊपर जो है वो चार्ज कम होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गरली हेल्ड होंगे, वो देर से इल्यूट होंगे। यही केस जो है एनाइन के फॉर्म में है और यही जो है वो केटाइंस की फॉर्म में। सेकेंड जो फैक्टर इफेक्ट करता है बेसिकली वो है नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन, कि आयन एक्सचेंज रेजिन आप जो यूज़ कर रहे हैं उसकी कौन सी नेचर है। नेचर ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन इज डिटरमिन्ड बाय, अच्छा बेसिकली जो हम आयन एक्सचेंज रेजिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वही आयन एक्सचेंज जो है वो रेजिन बेस्ट काम करेगी जो जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी। मेन क्या है कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी कि वो उतनी ज़्यादा बेस्ट सेपरेशन दे, और जितनी ही किसी भी हमारे पास जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसकी कैपेसिटी कम होगी, मीन्स उसके पास उसके ऊपर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जितने कम होंगे उतना ही स्लो जो है वो पार्टी सेपरेशन जो है वो उतनी ही पुअर होगी। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी अगर हमने अपनी आयन एक्सचेंज रेजिन्स की अगर हमने करेक्टराइज करना है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम इसका डिस्कस करें तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिहाज से हम इसी तरह से जैसे हमने सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कहा था कि हम अपना क्या करते हैं, अपना कॉलम जो है वो पैक करते हैं, और कॉलम पैक करने की हमने दो टेक्निक्स स्टडी की थी कि हम या क्या तो वेट पैकिंग करते हैं या फिर ड्राई पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि मोस्टली हम क्या करते हैं वेट पैकिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी स्टेशनरी फेज है रेजिन है उसको हम क्या करते हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर उसकी स्लरी प्रिपेयर करके देन हम उसी तरह से अपना कॉलम यूज़ करेंगे और कॉलम के अंदर हम उसकी पैकिंग करेंगे। नीचे हमने वही अपनी जो है वो ग्लास वूल या कॉटन वूल यूज़ करनी है, देन अपना जो है वो ऊपर स्टेशनरी फेस पैक करना है। मेन जो है वो फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए कि दरमियान में कोई बबल्स जो है वो ट्रैप ना हो, कोई क्रैक्स जो है वो अपीयर ना हो,
देन हमने क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होगा, एक्वस सॉल्वेंट होगा, वो हमने जो है वो इल्यूट करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, हमने अपने सैंपल की क्या करनी है, इंट्रोडक्शन करवाते हैं विद द मोबाइल फेस। जैसे जैसे टाइम जो है पास आउट होगा कॉलम के अंदर से, हमारा स्टेशनरी फेज के अंदर से हमारा जो है वो सैंपल पास आउट होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास सैंपल के अंदर मौजूद है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आती है वो है एप्लीकेशंस आ जाती है कि हमारे पास जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ कहाँ पे और किस टाइप के सैंपल्स की सेपरेशन के लिए जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी ऑफ द सैंपल्स होते हैं या वैरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशंस बताऊँ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, तो वो फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ सिमिलर आयंस फ्रॉम वन एंड अदर। अगर हमारे पास कोई भी हमारा सैंपल है जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट आयंस मौजूद हैं, तो सिमिलर आयंस मौजूद है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल्स, अगर हमारे पास कोई सैंपल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई रेडिकल मौजूद है जो हमारे फर्दर एनालिसिस के अंदर जो है वो इंटरफेरेंसेस कॉज करते हैं, तो उन रेडिकल्स की सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आपको पता है वाटर के अंदर जो है वो डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं, चाहे हम कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें या सोडियम की बात करें, तो वो आयंस क्या करते हैं, वाटर को जो है वो वाटर की हार्डनिंग कॉज करते हैं। तो वाटर के अंदर से जो डिफरेंट आयंस मौजूद हैं जो वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर से उन सारे के सारे आयंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं, और उन मिनरल्स की हम सेपरेशन के लिए, उन मिनरल्स को जो है हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, अगर हमारे पास कोई सैंपल ऐसा है जिसके अंदर लेंथेनाइड्स मौजूद हैं या एक्टिनाइड्स मौजूद हैं, तो उन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सेपरेशन के लिए भी जो है हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। आज का जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखा, उसका हमने जनरल प्रिंसिपल देखा कि क्या होता है, किस तरह से जो है वो सेपरेशन का काम करती है। देन हमने उसकी एग्जांपल्स देखी कि कौन कौन सी हमारे पास आयन एक्सचेंज केटायन एक्सचेंज या एनायन एक्सचेंज रेजिन्स मौजूद है। देन हमने आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देखी कि आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि बेसिकली आयन एक्सचेंज कैपेसिटी की बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपनी रेजिन्स को कैरेक्टराइज करते हैं। एट द एंड नेक्स्ट था हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटो, क्योंकि मेन फैक्टर जो अगर लास्ट में लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि क्योंकि हम कॉलम की बात करते हैं तब तो मेन चीज़ें तो वो आ जाती हैं कि हमारे कॉलम की लेंथ, डायामीटर को हमने देखना होता है। पार्टिकल का साइज़ भी अगर हम कहें कि फैक्टर मेन फैक्टर होता है जो क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। हमारे कॉलम का टेम्परेचर होता है जो क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। पार्टिकल के जो पैकिंग हम कॉलम के अंदर करते हैं वो इफेक्ट कर सकती है। और लेकिन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर उन सारे फैक्टर्स के साथ साथ मेन दो फैक्टर्स ये होता है कि हमारे पास जो एक्सचेंजिंग आयन है उसकी नेचर क्या है, और जो भी हमारे पास रेजिन हम यूज़ कर रहे हैं उस रेजिन की नेचर क्या है। एट दी एंड जो है वो हमने उसकी एप्लीकेशन देखी कि आयन एक्सचेंज रेजिन को जो है वो कहाँ कहाँ पे और किस टाइप के हमने सैंपल्स की सेपरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।